कर रहा होगा किसका सेंटर कहाँ पर है ना। तो अपनी प्रिपरेशन 10 दिन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन। तो अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट करिए और ज़्यादा स्पीड अप दीजिए, ठीक है, ताकि जो आपके सिलेक्शन चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ सके। और इस सीरीज़ में साइंस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो सिलेक्शन चांसेस को बूस्ट करता है, स्पेशली बायो का सेक्शन, ठीक है। तो वीडियोस को ध्यान से देखिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज पोजिशन एट अ डिस्टेंस हाउ मेनी किलोमीटर्स अबव द मीन सी लेवल। कुल मिला के जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस से ऊपर ये जो आपकी सैटेलाइट जहाँ पर जाती है, तो अर्थ सरफेस से जो सैटेलाइट है, अर्थ सरफेस पे हम जो माउंटेन्स तो लेते नहीं, हम लेते हैं MSL मीन सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई वाले स्थान, है ना। तो इससे कितना ऊंचाई पर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है उन्हें हम रखते हैं ऑर्बिट के अंदर, तो वो डिस्टेंस होती है 35786, 35,786, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतने किलोमीटर अबव द मीन सी लेवल हम इसे रखते हैं। और इन टर्म्स ऑफ अगर जो पूछा जाए कि माइल्स में कितने मील्स में रखा जाता है, दैट विल बी 22,236 माइल्स। दिस इज इन माइल्स, ठीक है, और दिस इज इन द किलोमीटर्स। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और ये फिक्स कर दी जाती है सेटेलाइट को कहाँ पर, लॉन्गिट्यूड एट द इक्वेटर के लॉन्गिट्यूड पर इसे सेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेट करने का एक बेनिफिट ये होता है, देखिए एक्चुअली जो इसका टाइम पीरियड होता है ना सेटेलाइट का रिवॉल्व करने का, अर्थ के चारों तरफ घूमने का, वो होता है 24 आवर्स। भाई देखिए, ये आपकी अर्थ इस पॉइंट पर जो चीज़ थी 24 घंटे बाद वापस घूमकर यहाँ पर आएगी ना, तो सैटेलाइट को भी इसी के साथ में फिक्स कर दिया गया। और जितना ये घूमेगी, इधर उधर जाएगी, उस तरफ घूम के आएगी, तो ये भी उसी के साथ साथ घूम रही होती है। तो मतलब जितना अर्थ का रोटेशन टाइम होता है 24 आवर, जैसे हमें पता है, उसी तरीके से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं, इनका भी रोटेशन जो होता है वो अर्थ के रोटेशन जैसा ही होता है, लगभग इक्वल 24 आवर्स का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, amount of heat required for a substance to change from one state to another without changing the temperature. Okay, मतलब देखिए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, चेंजेस हो रहा है, मतलब वन स्टेट टू दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके की जो, मतलब बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए, है ना, तो उसे कहते हैं, मतलब पूछा गया इसमें, देखिए विच काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड चाहिए जब इस तरीके की कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही हो, ठीक है। फिजिकल स्टेट टू अनदर स्टेट में जब आप चीज़ हो रही है चेंज, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या लेटेंट हीट बेसिकली कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, लेटेंट हीट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने लॉन्च किया था एक व्हीकल PSLV C43, ठीक है, सक्सेसफुली लॉन्च्ड सैटेलाइट है, जिसे कहा जाता है HYSIS, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम है। अब पूछा गया कि सैटेलाइट से रिलेटेड कई सारी स्टेटमेंट दी गई हैं, 5 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, करेक्ट ढूंढनी है आपको रिगार्डिंग हाइसिस। जो हाइसिस है ये, ठीक है, दिस इज यहाँ पे I और S कैपिटल होगा, हाइसिस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए हाइसिस क्या होता है, ये होती है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट। इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, इमेजिंग सैटेलाइट। ये एक प्राइमरी सैटेलाइट है जो कि PSLV C43 मिशन के लिए बनाई गई थी, और जिसका वजन था लगभग 380 किलो, 380 kg का वेट था इसका, ठीक है। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के अराउंड, जो बेसिकली जो इसरो का एक मिनी सैटेलाइट मिशन, जो IMS सेकंड बस जो मिशन था उसके लिए बनाई गई थी, ठीक है। और इस मिशन का जो बेसिकली गोल था, जो बेसिकली ये जो सैटेलाइट है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट, इसका जो मेन उद्देश्य था, प्राइमरी गोल था, वो था कि स्टडी के सरफेस को, मतलब टू स्टडी द अर्थ सरफेस इन द विजिबल इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव इंफ्रारेड रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
ठीक है, मतलब कि जो अर्थ सरफेस को स्टडी करना है किस रेंज में, विजिबल रेंज के अंदर हम उसकी अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं, अर्थ सरफेस को बेसिकली। देखिए अर्थ सरफेस है उसको स्टडी करना है किसमें, विजिबल रेंज जो आपकी होती है, ठीक। और साथ में जो आपका इंफ्रारेड जो आपका रेज होंगे, रेंज रीजन होगा इंफ्रारेड रीजन के अंदर। फिर हम बात करें शॉर्ट वेव रीजन, ठीक है। तो इन 3 रीजन के अंदर हम अर्थ की सरफेस की स्टडी के बारे में स्टडी करना चाह रहे थे, उसके लिए हमने ये अपनी सैटेलाइट बनाई थी, इसरो ने लॉन्च करी थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही। तो देखिए ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट टू स्टडी द अर्थ सरफेस इन द विजिबल नियर अर्थ नियर इंफ्रारेड एंड शॉर्ट वेव रीजन, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अभी हमने जो बात करी ना वो सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में ही लिखी हुई है, तो बाकियों की तरफ हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इसरो के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, एस सोमनाथ। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, ये आपका भी उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया या प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये कहता है कि भाई कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, अनटिल अनलेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई ना किया जाए, है ना। मतलब वो तो नहीं, जैसे पेंडुलम होता है, ये पेंडुलम आपने देखा होगा, ये वाला ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा शायद अपने स्कूल टाइम में, जो इस तरीके से इधर मूव करेगा फिर ये इधर मूव करेगा, ये तब तक मूव करता रहता है जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर कुछ भी अप्लाई ना हो, है ना। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया या लॉ ऑफ इनर्शिया भी हम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ साउंड वुड बी मैक्सिमम, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम कहाँ पर देखने को मिलती है, किस टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी पर, किस कंडीशन में बेसिकली, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड की हम बात कर रहे हैं। तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिपेंड करती है एक्चुअली मीडियम पर, ठीक है। और किस मतलब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है और बेसिकली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, है ना। मीडियम का टेम्परेचर कैसा है। अब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। देखिए स्पीड ऑफ साउंड वुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है, एज वी गो फ्रॉम द सॉलिड टू गैसियस। जब हम सॉलिड से गैसियस कंडीशन में जाते हैं, मतलब जो मीडियम हमारा सॉलिड था तो सॉलिड से अब जब हम गैसियस मीडियम में जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो डिक्रीज होती है, ठीक। अगर जो हम बात करें किसी भी मीडियम में जब टेम्परेचर, ठीक है, एज इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर जो हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या टेम्परेचर के बारे में बात करी गई है, तो ये तो हो गया मीडियम के बारे में। हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर अगर जो बढ़ेगा, इफ टेम्परेचर वुड इंक्रीज, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी क्या करेगी, आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना, ये रिलेशन हो गया कि भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप तो स्पीड भी साउंड की बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी ह्यूमिड एयर में एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा इन ऑप्शंस में वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमिड एयर विद टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नासा हैज लॉन्च इनसाइट मिशन, एक इनसाइट मिशन नासा ने लॉन्च किया था एज अ लैंडर ऑन मार्स, ठीक है। तो द एम ऑफ द मिशन इज टू बी रोबोटिक, मतलब रोबोटिक मिशन था बेसिकली। तो इनसाइट जो मिशन था नासा का मार्स पर, तो इसका जो मेन उद्देश्य था ये पूछा गया है। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो था आपका, हाँ जी, इसका जो मेन उद्देश्य था वो था स्टडी द इंटीरियर ऑफ द मार्स। जो मार्स है, मार्स जो मंगल ग्रह है आपका, उसके इंटीरियर पार्ट को स्टडी करना, ठीक है। इंटीरियर एक्सप्लोरेशन बाय यूजिंग द सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। किसको यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग सिस्मिक, जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको यूज़ करते हुए, उस इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ पर जो मार्स का मंगल ग्रह है उसको उसके एक्सप्लोर करना, बेसिकली उसके इंटीरियर पार्ट के बारे में स्टडी करने का ये मिशन था, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टडी द इंटीरियर ऑफ द मार्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो सिस्मिक एक्टिविटी होंगी वो क्या करेंगी, जो सिस्मिक एक्टिविटीज़ आपने सिस्मिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो
सिस्मिक एक्टिविटीज़ होंगी वो 3D मॉडल ऑफ द प्लैनेट इंटीरियर, मतलब जो प्लैनेट है उसके अंदर का जो इंटीरियर है उसकी 3D मॉडलिंग, मतलब एक 3D मॉडल आपको बना के देंगी, ठीक है, जिससे आपको उसकी स्टडी करने में और ज़्यादा अच्छी सुविधा मिलेगी, जिसके थ्रू आप जो है इंटरनल हीट फ्लो, मास का जो इंटरनल पार्ट है उसकी हीट फ्लो या जियोलॉजिकल इवोल्यूशंस के बारे में आप जान सकेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा कदम है जिसके तहत जो सोलर सिस्टम है हमारा, बेसिकली अगर जो हम बात करें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की, देखिए प्लैनेट्स के अंदर हम बात करें तो दो टाइप के हो गया है, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दूसरा होता है जियोइड्स प्लैनेट, जियोइड प्लैनेट्स। तो देखिए एक होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट के जिधर इधर वाले जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, सैटर्न, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस, ये सारे क्या कहलाते हैं आपके जियोइड प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स सन के पास वाले जितने भी ये चार प्लैनेट्स हैं, दीज आर द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जो आपके जैसे हैं मार्स, वीनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे जितने भी हैं ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो इन सभी प्लैनेट्स के बारे में डिटेल स्टडी को लेकर या सोलर सिस्टम की स्टडी को लेकर ये बेसिकली प्रोग्राम था, ठीक है। बट मोर स्पेसिफिकली अगर जो हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये इनसाइट मिशन ऑन द मार्स, दिस इज रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ इंटीरियर मार्स, जो मंगल ग्रह है उसके आंतरिक हिस्से की स्टडी या अध्ययन के लिए आपका ये मिशन था कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाई मॉलिक्यूलर वेट, a high molecular weight compound formed by combining large number of small molecules of lower molecular weight। तो देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स को, मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़कर एक बड़ा कंपाउंड बनाया गया है जिसका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो, तो वो क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर, ठीक है। और पॉलीमर के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को, मतलब बेसिकली छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को जोड़ा गया है, उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दोस आर कॉल्ड मोनोमर्स। मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स को कंबाइन करके हम एक पॉलीमर बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, बेसिकली क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेजेडीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग सुपीरियर सॉरी दैट्स अ दैट्स अ स्पूरी spurious liquid, ठीक है, ड्रिंकिंग spurious liquid, द एक्टिव एजेंट कॉजिंग सच ट्रेजेडीज, वो एजेंट कौन सा होता है जिसकी वजह से ये इस तरीके की जो ट्रेजेडीज या दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, दैट इज मिथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिथाइल अल्कोहल को हम कहते हैं मिथेनॉल भी कहते हैं, मिथेनॉल, ठीक है। ये कॉमनली एक अडल्ट्रेंट्स के अंदर जो है ये एक अपीयरेंस और टेस्ट सिमिलर विद इथाइल अल्कोहल, मतलब इसका जो एक टेस्ट होता है ना, इथाइल अल्कोहल के जैसे दिखता है, ठीक है। और ये इजीली अवेलेबल होता है, और इसके अंदर जो मिथेनॉल टॉक्सिसिटी जो होती है वो क्या होती है, एक पॉइजनस एलिमेंट होता है जिसकी वजह से कई सारी दुर्घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन among the following is the purest form of iron? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है, दैट इज द रॉट आयरन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रॉट आयरन के अंदर बहुत ही कम मात्रा में, वेरी लो क्वांटिटी ऑफ कार्बन देखने को मिलता है, और होता भी है तो वो कितना होता है, 0.08%। एज कम्पेयर टू दैट अदर के अंदर, अदर जो बेसिकली अब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन के अंदर जो है जो कार्बन कंटेंट है वो आपका 2.124% के आसपास जो है वो कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, रॉट आयरन, ठीक है। और जो बेसिकली कमर्शियल आयरन, फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन भी से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, वो कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जो बॉडी टेम्परेचर, जो भी रूम टेम्परेचर है आपका 24-25 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहता है, नॉन मेटल के बारे में पूछा गया है। तो वो होता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड रहता है एट द रूम टेम्परेचर, और जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, दैट इज 35 इज द एटॉमिक नंबर। मरकरी भी आपका जो है यहाँ पर एक होती है मरकरी, Hg, ठीक है। तो मरकरी भी रूम टेम्परेचर पर क्या रहता है, लिक्विड रहता है, बट दिस इज अ मेटल। मरकरी इज अ मेटल, दिस इज नॉट अ नॉन मेटल, ठीक है। मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमीन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और ब्रोमीन जो है वो थर्ड
लाइटेस्ट, थर्ड लाइटेस्ट हेलोजन है आपका, ठीक है, हेलोजन जो कंपाउंड्स है उसमें थर्ड लाइटेस्ट हेलोजन है आपका। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस द बॉर्डर। देखिए येलो केक किसी एक आइटम का नाम है जिसको स्मगल किया जाता है, इलीगल ट्रेड होता है बेसिकली इसका, अक्रॉस द बॉर्डर, एक देश से दूसरे देश के बीच में, मतलब इस तरीके की ट्रेडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ये येलो केक क्या होता है? बेसिकली येलो केक जो है इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ यूरेनिया, ठीक है, यूरेनियम मतलब यूरेनिया होता है एक टाइप का, दिस इज अ टाइप ऑफ यूरेनियम। जो यूरेनियम होता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट, दिस इज अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, टाइप ऑफ यूरेनियम कॉन्सेंट्रेटेड पाउडर। दिस इज इन द पाउडर फॉर्म, यूरेनियम का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं यूरेनिया, विच इज इन टर्म्स ऑफ स्मगलिंग येलो केक के नाम से इसे हम जानते हैं, जो कि ऑब्टेन्ड होता है लीच सॉल्यूशन से, ठीक है। दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेप प्रोसेस होता है यूरेनियम ओर को, ओर से मतलब अलग अलग चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करने का। जो यूरेनियम का ओर होता है ना, वहाँ से जब एक्सट्रैक्शन पार्ट होता है तो वहाँ से ये आपको मिलता है, ठीक है। और तो दिस इज द यूरेन, इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज यूरेनियम ऑक्साइड, ठीक है। बॉर्डर इज अ यूरेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पिगमेंट कंटेनिंग एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स आर, जो पिगमेंट है कि इसके अंदर लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स होते हैं वो क्या होता है? वो होता है क्रोमेटोफोर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्रोमेटोफोर। एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके अंदर लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जो वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। और वो वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि एम्फीबियंस है, फिशेस है, रेप्टाइल्स है, ठीक है। इन सभी के अंदर ये लाइट रिफ्लेक्टिंग सेल्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैमल्स और बर्ड्स के अंदर भी हैव सम क्लासेस ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलते हैं इसी टाइप के, उन्हें कहा जाता है मेलिनोसाइट, ठीक है। अगर जो हम बात करें बर्ड्स और मैमल्स की, बर्ड्स एंड मैमल्स, मैमल्स के अंदर ये जो रिफ्लेक्टिंग सेल्स या पिगमेंट्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम मेलिनोसाइट्स, ठीक है, मेलिनोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन द ब्लड सीरम, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो एल्ब्यूमिन है ये एक सर्कुलेटरी प्रोटीन है जो कि फाउंड होता है कहाँ पर? प्लाज्मा के अंदर। ये प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलता है। और हाफ देखिए, इट रिप्रेजेंट्स, ये जो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हाफ ऑफ द टोटल प्रोटीन, जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर होती है उसका आधा पार्ट जो है लगभग इसी का होता है, जो कि एक हेल्दी पेशेंट के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और एल्बुमिन जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है थ्रू द लिवर हेप्टोसाइट के द्वारा, लिवर हेप्टोसाइट्स, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है लिवर में, लिवर हेप्टोसाइट्स एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर जो हम बात करें एल्ब्यूमिन की, ये जनरली थोड़ा सा स्टोर होता है लिवर के अंदर, बट जल्दी, थोड़ा तो स्टोर होता है लिवर पे, बट जल्दी जल्दी क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीट हो जाता है, वहाँ पर स्टोर होता है, अपना जो भी कार्यक्रम है अपना वो करता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लो होता है, मूव करता है, उसके बाद फिर ये आगे एक्सक्रीट हो जाता है टू द ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नोन एज अ ग्रेवयार्ड? भाई आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है स्प्लीन को, ठीक है। स्प्लीन एक लार्ज लिम्फ नोड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो लार्ज लिम्फ नोड स्ट्रक्चर है उस टाइप का आपको देखने को मिलता है स्प्लीन, जिसको कहा जाता है बेसिकली, दिस इज, इसका जो स्प्लीन का मेन फंक्शन होता है ना, मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, या ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम जो होता है ना वो मेनली ये करता है, ठीक है। तो स्प्लीन क्लियर। अब देखिए जो पुराने और जो ओल्ड डैमेज आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कहाँ पर? स्प्लीन के अंदर, और इसीलिए इसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर एंड द हंगर? बॉडी टेम्परेचर और हंगर या स्टेबिलिटी या आप कांस्टेंट कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द हाइपोथैलेमस,
ठीक है, बॉडी का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके थ्रू जो बॉडी है, बॉडी का जो स्टेबिलिटी है, उसका बॉडी टेम्परेचर है या भूख लगती है, जो हंगर पेंग्स होते हैं, उसको कंप्लीट कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब ये जो हाइपोथैलेमस है, ये एक अंडरग्राउंड सरफेस ऑफ द ब्रेन होता है बेसिकली। मतलब जैसे ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर आपको सेरिबैलम, सेरिब्रम, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसके जो नीचे का जो पार्ट होता है ना ब्रेन का, जो अगर जो हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, इस तरीके से आपका जो ब्रेन होता है, अब ब्रेन आपको इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। तो इसके नीचे का जो अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है ना, दैट इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस, जो कि बॉडी टेम्परेचर और हंगर को मेंटेन का रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ये जस्ट बिलो द थैलेमस और अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पर लाई करता है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो थैलेमस है, थैलेमस के नीचे, बिलो द थैलेमस एंड अबव पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं उसके ऊपर ये लाई करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कौन सा सेल ऑर्गेनल्स जो है वो इन्वॉल्व रहता है, वो सेल ऑर्गेनल्स का नाम है राइबोसोम। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल जो रिस्पॉन्सिबल रहता है, दैट इज द राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन सा वो पार्ट है जिसके अंदर गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। देखिए, गैसियस एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलाई। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एल्वुलाई लंग्स का वो पार्ट है, मतलब जहाँ पर जो ब्लड, देखिए ये एल्वुलाई एक ऐसी जगह है जहाँ पर लंग्स और ब्लड एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस के अंदर जो ब्रीथिंग इन लेते हैं या ब्रीथिंग आउट करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं भाई, ऑक्सीजन इन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो उस टाइम पर ये सारा जो प्रोसेस चल रहा होता है, ये हमारा चल रहा होता है एल्वोलाई के अंदर। ठीक है, तो एल्वोलाई जो है इज द करेक्ट आंसर, और ये बेसिकली एक बलून टाइप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो स्मॉल पैसेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, एल्वोलाई, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन फंक्शन एज एन एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर की तरह कौन सा बॉडी का जो ऑर्गन है वो काम करता है, तो वो काम करता है नसल चैम्बर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नसल चैम्बर। एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर जो है, जब हम ब्रीथ लेते हैं थ्रू द नोज, इवन थ्रू द कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, टू रेजिस्ट द, बेसिकली अगर जो माउथ से ब्रीदिंग लेते हैं तो थोड़ा सा उतना ज़्यादा वो अच्छा नहीं रहता है, माना जाता है। तो जब हम नोज से नज़ल चैम्बर, नोज बेसिकली क्या है, नज़ल चैम्बर है, मतलब दो आपको होल्स देखने को मिलते हैं। नोज है ना कि ये वाली, इस तरीके से नोज होती है, यहाँ पर 2 होल्स आपको देखने को मिलते हैं नाक में, जिसे, ठीक है, नोज नोज का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया मैंने। तो यहाँ पर 2 होल्स होते हैं। दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एयर कंडीशनर, जो एक फ्रेश एयर ऑक्सीजन को इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। ठीक है, तो बॉडी को एक टेम्परेचर रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहता है, मतलब थोड़ा सा एक हेल्प यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, मैंने कराया भी है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि विच फेनोमेना मेक्स रेन ड्रॉप स्पेरिकल। वो फेनोमेना कौन सा होता है भाई, दैट इज द सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन इज द फेनोमेना, इसके तहत जो आपका रेन ड्रॉप है वो स्पेरिकल इन शेप होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या सरफेस टेंशन क्या करता है कि बेसिकली एक स्किन जो होती है ना, वाटर बॉडी की स्किन को क्या करता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ पकड़ के रखता है, चिपका के रखता है। और इसका कारण जो होता है, दिस इज कॉज बिकॉज ऑफ द वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कमज़ोर देखने को मिलती है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पर एक बॉन्डिंग इसके साथ ऑक्सीजन के साथ, ये जो बॉन्ड है दिस इज द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो स्मॉल साइज होगा ड्रॉपलेट का, ड्रॉपलेट का स्मॉल साइज होगा तो वहाँ पर सरफेस टेंशन आपको क्या दिखेगा, ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब सरफेस टेंशन का जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। लार्ज साइज ड्रॉप है वहाँ पर जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना है वो वीक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सरफेस टेंशन। तो ये थे कुछ और क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हम कर रहे थे उसके, ये भी हमने साइंस के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगली क्लास में हम अगला जो सेट रहेगा उसमें हम कुछ और सब्जेक्ट्स के या आई थिंक कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी हम डालेंगे। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़
लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।